तो मैंने बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, गुलाम वंश। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो वो अंकित चौधरी सर को देखने वाले आए हैं थोड़ा, तो क्या इनपुट आता है अभी पता चलेगा, शाम को रिपोर्ट आएगी क्या कह के गए हैं। तो बात यह है कि वो क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँगा, है ना। तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे होंगे ताकि हम टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा समझ सकें। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बोला आप लोगों से कि हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश में किसको, फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने सारी ज़रूरी बातें आपको बता दी थी। अंतिम बात बच गई थी, ऐबक का मकबरा कहाँ है। क्या बोलेंगे, ऐबक का मकबरा कहाँ है, ऐबक का मकबरा। ऐबक के मकबरे की बात मैं अगर करता हूँ तो ये कहाँ स्थित है, लाहौर। लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कोई आपसे पूछे तो इस बात को याद रख लेना। लेकिन इस ऐबक के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, इसको जो निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सभी जानते हैं, कब से कब तक गद्दी पर रहा, 1206 से लेकर के 1210। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है ना। चौगान खेल रहा था। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। इन पर देखो ABCD लिखते रहना। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जो शासक बना गुलाम वंश में, और गुलाम वंश में शासक बनता है आपका आराम शाह। कौन बनता है, आराम शाह। आराम शाह कब शासक बना, तो 1210 में शासक बना, और कुछ ही महीने शासन पर रह पाया, कुछ ही महीने, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 8 महीने का शासन था इसका। 8 महीने का शासन किया इसने, ठीक है, 8 महीने का शासन किया। कौन है, ऐबक का पुत्र था। लेकिन दरअसल में यही एक युद्ध होता है जिस युद्ध को हम लोग बोलते हैं 1211 का जूड का युद्ध। क्या बोलोगे, जूड के युद्ध में, जूड के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। यानी गद्दी पर ऐबक के बाद में कौन था आपका, ऐबक के बाद में था आपका आराम शाह। और आराम शाह को किसने हरा दिया, को इल्तुतमिश ने हरा दिया। कब हुआ था जूड का युद्ध, अगर आपसे पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है लेकिन याद रख लेना, 1211 में, 1211 में हुआ था आपका जूड का युद्ध, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे शुरू करते हैं इसको। अब जूड के युद्ध में कौन जीत जाता है, वो इल्तुतमिश विजयी हो गया। तो अब गद्दी का हकदार कौन हो गया, ये हो गया इल्तुतमिश। कौन हो गया, इल्तुतमिश। और इसने आराम शाह को इस युद्ध में हराया ही नहीं, मार दिया। क्या कर दिया, मार दिया। चलो भाई, अब ये इल्तुतमिश दरअसल में कहां से आ गया बीच में, ठीक है। तो इस बात को समझो। तो ऐबक के समय पर ये जो इल्तुतमिश है, अब गद्दी पर कौन आ जाता है आपका, तीसरा। इल्तुतमिश को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा शासक लिखोगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तीसरा शासक कौन आ गया गद्दी पर, इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कब से, 1211 से लेकर के 1236 तक गद्दी पर रहा। अब समझो इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश है कौन। दरअसल में ये, इसने जब आराम शाह को हराया, इससे पहले ये कहीं तो होगा। तो ये दरअसल में ऐबक का एक गवर्नर था। तो बहुत, जब बड़े राजा होते थे तो बड़े राजा अपने इतने बड़े क्षेत्र को, तो ये तो दिल्ली रह करके इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ये लोग बनाते थे अपने राज्यपाल। राज्यपाल मतलब छोटे छोटे क्षेत्र दे देते थे इनको, ये आपके अधीन है, यहाँ से जो राजस्व इकट्ठा या कमाई करेंगे, कंट्रोल आप करेंगे और सीधे रिपोर्ट करेंगे मुझे। यानी दिल्ली पर एक बड़ा प्रधान बैठा हुआ है और बाकी मुख्यमंत्री जैसे समझो। तो इनको बोलते थे हम गवर्नर उस समय, जैसे आज भी होते हैं स्टेट में। तो ये इल्तुतमिश ये बदायूं का गवर्नर था। बदायूं ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सभी जानते हैं। कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। अब जब ये बदायूं का गवर्नर था तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दिल्ली आया होगा।
तो दिल्ली जब इसको बुलाया गया, किसी ने इससे बोला कि भाई आपको अब दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली आपको कंट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि आराम शाह एक मजबूत शासक नहीं है। ऐबक तो मर चुका था 1210 में, इसने बोला आराम शाह जो है ये मजबूत शासक नहीं है, अब आपको दिल्ली आना चाहिए। तो किसने ये बात बोली? तो ये व्यक्ति था, लिख लेना, अली इस्माइल ने, अली इस्माइल ने अली इस्माइल ने दिल्ली बुलाया। अली इस्माइल कौन है? तो ये इनका एक विभागीय प्रमुख हुआ करता था, किसमें? आपका क्या बोलेंगे, गुलाम वंश में। ये तो अली इस्माइल जो दिल्ली का, उस समय दिल्ली के प्रशासन को देखता था। किसके प्रशासन को? आराम शाह के प्रशासन को। इसने बोला कि तुम्हें कहाँ आना चाहिए? दिल्ली आना चाहिए। अली इस्माइल ने दिल्ली बुलाया और सुल्तान की उपाधि दी, और सुल्तान कहा था इसने, सुल्तान की उपाधि दी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन हो गया? बोलेंगे सभी बच्चे। मैंने बोला था आपसे, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो तो मलिक और सिपह सलार कहता था खुद को। सेनापति की गद्दी पर बैठ करके उसने शासन चलाया। उसने कभी खुद को कभी भी नहीं बोला कि भाई मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं। तो वो तो खुद को सेनापति कहता था। लेकिन ये आदमी कौन बोलता है? इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और किसने दी थी इसको ये उपाधि? अली इस्माइल ने, जो उस समय आप कह सकते हैं दिल्ली का गवर्नर था। क्या है वो? उस समय दिल्ली का गवर्नर था। तो भैया कहने की बात है, बदायूं से इल्तुतमिश चल देता है दिल्ली की तरफ। क्या चल देता है? दिल्ली की तरफ चल देता है। और यही 1211 में इसने आराम शाह को मार डाला था। तो अब गद्दी पर आ गया ये। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या है देखेंगे ध्यान से। लिखो, दिल्ली की गद्दी पर, अगर मैं बोलता हूं दिल्ली के बारे में, तो इसको बोलेंगे दिल्ली पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ये क्या बात हुई जी? गुलाम वंश का संस्थापक अभी तो हम कुछ देर पहले ऐबक को कह रहे थे। तो भी आपको अंतर समझना होगा। ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लाहौर। और इसने राजधानी कहां बनाई? अपनी राजधानी इसने बनाई है दिल्ली। यानी इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और राजधानी दिल्ली बनाई। तो दिल्ली पर गुलाम वंश का पहला संस्थापक कौन हुआ? वो होता है आपका इल्तुतमिश। दिल्ली राजधानी बनाई है, इस वजह से दिल्ली पर बोल रहे हैं। ऐबक की कहां थी? ऐबक की राजधानी हुआ करती थी आपकी लाहौर। है कौन ये व्यक्ति? ऐबक का दामाद, ऐबक का दामाद और गुलाम था। ऐबक का दामाद और गुलाम था। कौन था? ये ऐबक का दामाद था और इसी का गुलाम था। ठीक है। तो दरअसल में ये कहां से आया था? तो इल्तुतमिश की कहानी सुने थोड़ी सी। इल्तुतमिश के बारे में कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही गौरवर्ण, गौरवर्ण मतलब बहुत गोरा था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जो पिताजी थे, तो वो चाहते थे कि इल्तुतमिश जो है, ये कहने का मतलब था इल्तुतमिश उन्हें बहुत ज्यादा प्यारा था, हद से ज्यादा प्यार करते थे इल्तुतमिश को। और यही कारण बन जाता है कि इल्तुतमिश के भाई इल्तुतमिश के खिलाफ हो जाते हैं और एक दिन इल्तुतमिश को उठा करके वो लोग इसको बाजार में बेच देते हैं जब ये छोटा था। तो यानी कि इल्तुतमिश को इसके भाइयों ने बेच दिया था। कहां? समझना, बुखारा बाजार में बेचा गया था भाइयों के द्वारा। छोटा सा पॉइंट है, ऐसे ही लिख लेना कहीं साइड में, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस समझे। बुखारा बाजार में इल्तुतमिश को बेचा गया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस बुखारा बाजार में जो इसको खरीद के लेके आया था इसके भाइयों से जो खरीदा, वो खरीदा था मोहम्मद चुस्तकबा ने। कौन था इसका खरीदार? मोहम्मद चुस्तकबा। तो आप एक बात समझे, अब ये चुस्तकबा इसको लेकर के आ जाता है बाजार में, ठीक है, और बोलता है कि भाई इल्तुतमिश गोरा सा बच्चा, ठीक है, इसके लिए खरीदार लगा रहा है। और इल्तुतमिश के पिता थे ईलम खां, इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इल्तुतमिश को ना बेचा जाए, लेकिन ये नहीं माना। इन्होंने बोला कि वापस कर दो मेरे इल्तुतमिश को, ईलम खां ने। लेकिन चुस्तकबा ने वापस नहीं किया और इसको बुखारा के बाजार में लेकर के आया। और बुखारा के बाजार में गया गोरी। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, गुलाम गोरी का नहीं है, ऐबक का गुलाम है। तो सीधी सी बात है, किसने खरीदा होगा इल्तुतमिश को? ये खरीदा होगा ऐबक ने। गोरी गया इस बुखारा के बाजार में और गोरी ने इसकी बोली लगाई।
ठीक है, बुखारा का बाजार जो कि एक प्रसिद्ध बाजार था गुलामों के लिए आपका इधर अफगान के देशों में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला इससे कि भाई ये जो गुलाम है इल्तुतमिश, कद काठी मजबूत है, सुंदर लड़का है, उसमें ऐसे वर्ण दिख रहे थे कि भाई ये बच्चा हमको चाहिए। लेकिन उसकी बोली इतनी अधिक चुस्तक बाने रखी कि गोरी ने भी सोचा कि भाई इसको खरीद तो नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला कि भाई बेचना पड़ेगा, वो अडिग था। तो इन्होंने प्रतिबंध ही लगा दिया किसके ऊपर, इल्तुतमिश के लेकर के इस बाजार में, कि इस बाजार में कोई भी अब इल्तुतमिश को नहीं खरीद पाएगा। मैं तो नहीं खरीद पा रहा हूं, गोरी ने बोला, लेकिन प्रतिबंध लगा दिया कि कोई और भी नहीं खरीद पाएगा। आप सोचेंगे जो सम्राट था वो तो जबरदस्ती ले सकता था, नहीं, बाजार के अपने नियम थे कि बोली लगाकर ही उसको लिया जाता था। कोई बोली लगाने के लिए तैयार नहीं। गोरी की बोली मतलब इतने अधिक दाम उसने रख रखे थे। तो गोरी ने क्या कर दिया था, बुखारा के बाजार में इल्तुतमिश को प्रतिबंध कर दिया कि ये बिकेगा ही नहीं। लेकिन ये जो बच्चा इल्तुतमिश था ये ऐबक को भी पसंद आया। ऐबक ने भी देखा इसको उसी बाजार में, लेकिन गोरी के नियमों को थोड़ी तोड़ सकता था। भाई गोरी का तो उत्तराधिकारी है, गोरी इनका शासक था, राजा था, तो गोरी के नियमों को तोड़ नहीं सकता था। लेकिन चुस्तकबा से एक संदेश भिजवाया कि आप इसको दिल्ली के बाजार में ला करके बेच दो, और दिल्ली के बाजार में बेचोगे तो हम खरीदेंगे। दिल्ली के बाजार में, बुखारा के बाजार में तो नहीं बिक सकता। तो तब दिल्ली के बाजार में इसको बेचा गया था, और दिल्ली के बाजार में बेचे जाने पर इसको किसने खरीदा था, ऐबक ने खरीदा था। इसीलिए बोलते ऐबक का क्या था, गुलाम था। इस बात को याद रख लेना, क्या, ऐबक का गुलाम था। कोई दिक्कत इस बात में? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी को गुलाम का गुलाम कहा गया। गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम क्यों? गुलाम का गुलाम इसी वजह से कहा गया क्योंकि इसको खरीदने वाला खुद एक गुलाम था। गुलाम का गुलाम कहा गया है, ये लिखें। क्यों? क्योंकि ऐबक खुद एक गुलाम था गोरी का। ऐबक कौन था? ऐबक स्वयं एक गुलाम हुआ करता था गोरी का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुलाम का गुलाम इसको कहा गया। चलो भाई अगली बात आती है। अब ये दिल्ली तो आ गया, आराम शाह की हत्या भी इसने कर दी। अब इसके सामने समस्या आई कि ये दिल्ली पर मजबूती से डटा कैसे, रहे कैसे, अपना शासन कैसे चला पाए। तो इसने देखे जो अमीर तुर्क थे, उन 40 अमीर तुर्कों को इकट्ठा किया जो इसको लगते थे कि इसके खिलाफ ये धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसकी खिलाफत कर सकते हैं। इसीलिए उसने सबसे पहले उन 40 अमीर तुर्कों को जोड़ा और उनको पद धारण किए। इसने ऐसे लोग जो मजबूत थे किसी भी फील्ड में, उनको इसने जोड़ा और उनको पद, पोस्ट प्रदान की ताकि इसके पक्ष में रहें। तो उसी को बोलते हैं तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। तो तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? और बलबन इसको सर्वनाश करके फेंक देगा, इसको नष्ट कर देगा बलबन। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। और याद रख लेना ये तुर्क ए चहलगानी में कितने अमीर थे? 40 अमीर हुआ करते थे। कितने? 40 अमीर थे। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि तुर्क ए चहलगानी जो नाम है, ये तुर्क ए चहलगानी नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रख लेना तुर्क ए चहलगानी नाम ये दिया गया है बर्नी के द्वारा। बर्नी एक इतिहासकार है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इस नाम को दिया गया है। बर्नी एक इतिहासकार के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुर्क ए चहलगानी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बच्चे। दामाद कैसे? दामाद कैसे होता है दामाद? पागल हो, दामाद कैसे होता है? इसके घर दावत खा के खाने जाना तुम्हें इल्तुतमिश इसके, कह रहे जी दामाद कैसे? इसकी अपनी बुआ बिहाई थी इसने इसको, तो ऐसा लगेगा दामाद इसका। ताई की बुआ बिहाई थी इसको, तो इस वजह से दामाद लगता है इसका। अरे उसकी बेटी की शादी हुई है उससे, इसलिए दामाद है। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले देखेंगे। अब मैंने एक बात बोला कि खलीफा से, जो खलीफा पद था इस्लाम में जिसको सबसे पवित्र माना गया है, खलीफा से खिलअत पत्र प्राप्त किया। खिलअत पत्र, देखना ये खिलत पत्र क्या है। खलीफा, जो कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी या जो लोग शासन कर रहे थे, कहीं भी मुसलमान थे, तो खलीफा क्या देता था उनको कि भाई आप इस्लाम का प्रचार करें, आप इस समय इस्लाम के प्रतिनिधि हैं, आपको इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। तो उसको बोलते थे खिलत पत्र। खलीफा से खिलत पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है। करने वाला
दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? वो पहला सुल्तान है आपका इल्तुतमिश। ठीक है। और ये चीज आपको इतिहास में बदलती हुई दिखेगी जब आपका खिलजी वंश आएगा। और खिलजी वंश एक ऐसा वंश होगा जो खलीफाओं को भी पीछे छोड़ देगा। अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग आएंगे जो खलीफाओं में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, जो ये मानेंगे कि खलीफा नाम का कोई पद नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में तो एक मुबारक खिलजी आएगा, वो ये कहेगा मैं ही हूँ खलीफा, मैं ही हूँ खलीफा। पागल बादशाह जिसको हम कहते हैं, वो खुद को ही खलीफा बोल देगा, है ना। तो ये खलीफा मैं आपको समझा चुका था तो पहले ही जब हमने शुरू किया था मध्यकालीन इतिहास को, क्या है खलीफा। तो खलीफा से खिलहत पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? वो बन जाता है आपका इल्तुतमिश। ये बात याद रख लेना। फिर अगली बात आती है, भारत में इक्ता प्रथा किसने शुरू की? भारत में इक्ता प्रथा चलाई। देखो उत्तर भारत में मैंने बताया था गोरी ने चलाई, उत्तर भारत में, है ना। ठीक है। और अब बात आई भारत में इक्ता प्रथा किसने चलाई है। अगर बात आती है, सिर्फ प्रश्न आता है इक्ता प्रथा, जिसमें सैनिकों को जमीन के बदले क्या दिया जाता था? टुकड़ा दिया जाता था। और ये किसने चलाई? ये चलाई आपकी, याद रख लेना, इल्तुतमिश ने। ईत ईत ऐसा भी याद कर सकते हो, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। अब इल्तुतमिश के सामने एक समस्या आई, 1215 का तराइन तृतीय युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। तराइन थर्ड। देखो ऐबक तो मर चुका था, लेकिन यल्दौज और कोबाचा जो थे मौजूद थे। पहले तो इसने यल्दौज को पराजित किया था 1215 में। तराइन थर्ड में किसको? यल्दौज को पराजित किया। तराइन थर्ड युद्ध बोलते हैं इसको, तराइन थर्ड युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191-92 और 1215 में हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। यल्दौज को हराया, क्योंकि ये यल्दौज ज्यादा उछल रहा था, इसको लग रहा था ऐबक मर चुका है तो अब तुझे कंट्रोल ले लेना चाहिए दिल्ली का। तो यल्दौज को इसने मारा, हराया। और यहीं लिख लेना 1217 में इसने कुबाचा को हराया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुबाचा को हराया। 1217-18 में इसने कुबाचा को हराया। कुबाचा और यल्दौज को आप जानते ही अच्छे से, ऐबक के रिश्तेदार हैं, ऐबक के करीबी लोग थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुबाचा इतना उछला क्यों? इसका कारण था, कुबाचा का बस एक याद रख लेना, इसका जो सहयोग किया था ये किया था आपका जलालुद्दीन ने। किसने इसका सहयोग किया था? उस व्यक्ति का नाम था, अगर मैं बोलूं, जलालुद्दीन मकबरनी। चलो आगे बताऊंगा, आगे ही बताऊंगा। चलो आपको लिखना, इसी के समय 1221 में, कब? 1221 में चंगेज खां नाम था। क्या नाम था? चंगेज खां। बोलो एक बार। इसी के समय 1221 में चंगेज खां ने आक्रमण किया। क्या बोलेंगे? इसी के समय 1221 में चंगेज खां ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब ये दरअसल में चंगेज खां कौन है? ये मंगोल है, मंगोल शासक हैं। अगर हम देखते हैं चीन और रशिया के बीच वाला क्षेत्र, अगर हम बात करते हैं मंगोलिया, अगर आपने देखा है तो मंगोल के शासकों की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, मंगोल के शासकों की, मतलब आप मिड एशिया से इनका संबंध मान सकते हैं। तो ये मंगोलों में सबसे मजबूत आक्रमणकारी उस समय का कौन था? चंगेज खां। कहते हैं चंगेज खां जिधर जाए उधर शहर साफ कर दे। समझ रहे हैं? इतिहासकार बर्नी कहता है कि चंगेज खां की सेना जिधर चल जाए उधर ये सारा सुपड़ा साफ करती हुई चले जाए। इनसे बड़ी सेना, इनसे ताकतवर सेना उस समय किसी की नहीं थी। लेकिन इस चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण, कहते हैं कि इसी के समय 1221 में चंगेज खां ने आक्रमण किया। तो ये किताबों में वर्णित है, दरअसल में आक्रमण कोई ऐसा, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये होता। देखेंगे इसको इल्तुतमिश ने कैसे अपनी चालाकी से रोका। ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ समझाता हूं। अगर मैं बात करता हूं, यहां ये जो मुल्तान वाला क्षेत्र था, यहां आया एक जलालुद्दीन। कौन नाम है इस व्यक्ति का? नाम पहले आपको जान लेना चाहिए। इसको नाम दे रहे हैं हम जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन मकबरनी, मकबरनी या मंगभरनी आप कह सकते हैं इसको। तो ये जलालुद्दीन मकबरनी कौन है? इसने ये, मतलब एक समझो, ये विद्रोही था किसका? चंगेज खान का। और ये वहां से भाग करके इसने शरण ले ली भारत में, जलालुद्दीन मकबरनी ने। और इल्तुतमिश से बोला कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ चंगेज खान से। तो एक दूत भेजा था इसने
किसने? इल्तुतमिश के दरबार में एक दूत को भेज देता है और उस दूत का नाम था आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क को भेजा, आइन उल मुल्क आया। अब इल्तुतमिश भी तेज था, इल्तुतमिश बहुत शानदार शासक था। इल्तुतमिश ये समझ गया था कि अगर मैंने इस जलालुद्दीन मकबरनी की मदद की तो पीछे से आएगा चाचा चंगेज खान, और चाचा चंगेज खान आएगा तो दिल्ली को अपने साथ ले जाएगा, दिल्ली उजड़ जाएगी, हम क्या कहां कहां शासन करेंगे हम। इसने कहा, ओ भैया अपना काम कर, तू अपने हिले अपना आप निपटाओ। ठीक है, तो आइन उल मुल्क जो शासक है, ये सॉरी आइन उल मुल्क था, इसने बोलिए आफत को ही काट दो। देखो दूतों की कभी हत्या नहीं हुई है इतिहास में, लेकिन इल्तुतमिश ने इस आइन उल मुल्क की हत्या करवा दी थी। कह रहा जो बीज है ना जड़ से काट दो एकदम। जलालुद्दीन मकबरनी यही वो व्यक्ति है जो सहायक, बाद में इसी ने चढ़ाया था कुबाचा को कि भाई इसको हराओ आप लोग मिलकर के इल्तुतमिश को। इसी की वजह से कुबाचा ज्यादा उछला था। तो बात ये 1221 में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, तो वो करता इसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन चंगेज खां को मैसेज पहले ही मिल गया कि इल्तुतमिश मदद नहीं कर रहा है जलालुद्दीन मकबरनी की। तो जलालुद्दीन मकबरनी भी फिर लौट गया बचते हुए। तो इस तरह से इसने जो आक्रमण भारत पर होने वाला था उसको टाल दिया। समझ रहे हैं भैया? बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी बच्चा आज, तो ये याद रख लेना इस बात को, है ना। जलालुद्दीन मकबरनी, इसी के पीछे पीछे आया था चंगेज खान। ऐसे शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं बात को। कोई दिक्कत है? थम्स अप करके बताएंगे यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। अगली बात आएंगे आगरा में। आगरा में, आगरा कंट्रोल में आ चुका था इनके। न्याय का घंटा लगवाया। घंटा बोल रहा हूं मैं, जंजीर नहीं, जंजीर जहांगीर लगवाएगा। और इस बार एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जंजीर। घंटा पूछे न्याय का तो घंटा। ठीक है, तो ये घंटा कौन सा है, कहां लगवाया था इसने? आगरा में। किस चीज के लिए लगवाया था? न्याय के लिए लगवाया था। दो शेर लगवाए थे इसने मार्बल के, दो शेर, उनके गले में घंटा लटका हुआ था, उनको बजा करके आप न्याय की मांग कर सकते थे। किसकी? न्याय की। तो आगरा में न्याय का घंटा लगवाया किसने? ये लगवाया इल्तुतमिश ने। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। अब आते हैं इसकी मुद्रा प्रणाली पर। तो इसने जो मुद्रा में काम किया, तो एक तो याद रख लेना जीतल और टंका मुद्रा चलवाई। किसने चलवाई थी ये मुद्रा भैया? इल्तुतमिश ने चलवाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, टका किसकी बनी हुई थी? चांदी की बनी हुई थी। किसकी? चांदी की बनी हुई थी। जीतल जो है ये बनी हुई थी, तांबे की मुद्रा थी, कॉपर की बनी हुई थी। वो सिल्वर की थी। चाबी मत लिख लेना, चांदी। कोई कोई तो ऐसी छाप लेता है, वो ये नहीं देखता क्या बोल रहा मास्टर, उसे ये दिखता कि बना हुआ क्या है। जीतल तांबे की मुद्रा है और टंका मुद्रा किसने चलवाई है? तो ये मुद्रा ही चलवाई थी आपकी इल्तुतमिश ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं इल्तुतमिश से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1226 में रणथंबोर किले को जीता। रणथंबोर किला वो किला है राजस्थान का जिसको ये कहा जाता था कि अविजित रहा था उस समय तक, किसी ने इसको नहीं जीता था। क्या बोलेंगे? रणथंबोर किला जीता। चलो भाई, 1232 बड़ा महत्वपूर्ण है। 1232 में क्या किया था इसने? ग्वालियर अभियान या ग्वालियर जीता, ऐसे लिख सकते हैं, ग्वालियर जीता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ग्वालियर अभियान? क्योंकि ग्वालियर अभियान के दौरान ही इसने बलबन को खरीदा था। गुलाम वंश का एक शासक आएगा जो खोपड़ी खराब कर देगा सबकी, तो वो है बलबन। ठीक है, तो बलबन को यही ग्वालियर अभियान के बाद में इसने खरीदा था। तो लिख लेना इस बात को, अभी पूछूंगा मैं आपसे 20 मिनट बाद में कि बलबन को कहां से खरीदा था। तो 1232 में इसने ग्वालियर मध्य प्रदेश को जीता। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में, नसीरुद्दीन महमूद की याद में, लिखना भैया, अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा।
कहाँ स्थित है भैया सुल्तानगढ़ी का मकबरा? दिल्ली में स्थित है, और ये भारत का पहला मकबरा है। टॉम्ब, भारत का पहला मकबरा। कुछ बच्चे सोचेंगे जी भैया जी मकबरा क्या होता है? तो बच्चे जहां इनको दाब देते थे ना, अंदर दफन करते थे, तो दफन करने पर उसके ऊपर जो ये आकृति बनाते थे, कोई भी मॉन्यूमेंट स्मारक बनाते थे, उसी को टॉम्ब, कब्र के ऊपर, उसी को बोलते हैं मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? वो इल्तुतमिश ने बनवाया, अपने बेटे की याद में बनवाया। भारत का पहला मकबरा है, इसीलिए हम इल्तुतमिश को बोलते हैं मकबरा शैली का जन्मदाता। क्या बोला जाता है इसको? लिख लेना। इसीलिए इल्तू को, इल्तू भाई कौन है ये इल्तू भाई है, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता बोलते हैं। लिखेंगे इस बात को, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। अगर बात आती है जैसे सिक्के शुरू करवाए इसने, जितने भी सिक्के लिखवाए, या हम बोल सकते हैं टकसाल में सिक्के, ऐसे लिखे। क्या बोलूंगा? सिक्कों के बारे में बोल रहे हैं। टकसाल का नाम, भाई टकसाल मिंट किसको बोलते हैं? जहां सिक्के बनते हैं। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना किसने शुरू किया? जैसे आज भारत में 4 टकसाल है, देखा तुमने? रुपए में जहां वर्ष लिखा रहता है उसके नीचे बना रहता है डायमंड है, गोल है। नोएडा टकसाल है, आपके मुंबई में टकसाल है, हैदराबाद टकसाल है, तो टकसाल है। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना किसने शुरू किया था? कौन सा शासक था? तो क्या बोलोगे? वो है आपका इल्तुतमिश। तो एक तो इसका सिक्कों का मत भूलना, ठीक है। मकबरा शैली का जन्मदाता है इल्तुतमिश को, और टकसाल पर सिक्कों का जो नाम लिखवाया वो इसी ने बनवाया था, ठीक है। ये बात आपको कभी मेरे भैया भूलनी नहीं है। कोई दिक्कत और तो नहीं बचा इसमें कुछ? प्लीज पूरा लिखिए सर। अच्छा बाबूजी, मुझ पे गलती हुई है महाराज, मालिक माफ करना। ये लो। अरे भाई, अगर लड़की हो तो कोई बात नहीं है कहने वाली, लेकिन लड़का है कोई तो भैया तू रासब है, गर्दभ है, तू गधा है। इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बताओ, ये बात नहीं लिखी जा रही इस पे? कह रहा जी पूरा लिखो बेटा, रट्टू तोता बने जाओ। जब आप रट्टू तोता रहोगे तो बताओ माँ बाप ने आप क्यों पढ़ाए थे? आप पर लिखना भी नहीं आता अभी तक। माताजी पिताजी ने आप इसलिए पढ़ाए थे कि हमारा लाल गुदड़ी का लाल है, इतिहास बदलेगा एक दिन। उन्हें क्या पता इस पर इतिहास लिखना भी नहीं आता, इतिहास शब्द भी लिखना नहीं आता। इतिहास बदलेगा क्या? खाक है। चलो लिख देंगे भैया हम तो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टकसाल पर सिक्कों का नाम किसने? इल्तुतमिश ने लिखना शुरू करवाया। इल्तुतमिश के नाम को आप लोगों को भूलना नहीं है। अब आ जाओ, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वहीं स्थित है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। खुद बनवाया था इसने, खुद बनवाया था, ठीक है। क्या लिखना? खुद ही बनवाया था। और कब बनवाया था इसने मकबरा? 1235 में, अपने मरने से 1 साल पहले। 1236 में क्या हो गई थी इसकी? 1236 में हो गई थी मृत्यु, ठीक है। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इंपोर्टेंट बात है कि 3 शासक हम पढ़ चुके हैं। आपसे बाद में पूछूंगा मैं गुलाम वंश के कुल कितने शासक हुए हैं। तीसरे शासक को पढ़ रहे हैं हम। आराम शाह पढ़ चुके इससे पहले हम ऐबक को पढ़ चुके। अब बात आती है इसके बाद में चौथा शासक डी नंबर का, ABCD कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज चौथे नंबर का शासक कौन आया? रुकनुद्दीन फिरोज आया। अल्प समय के लिए राजा रहा, अल्प समय के लिए। और ये पुत्र किसका है? इल्तुतमिश का बेटा है, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, इसी की मम्मी जी जो है, इसी की मम्मी जी का नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान बड़ी बदतमीज किस्म की औरत, ऐसे कह नहीं देते? बड़ी बदतमीज किस्म की औरत है जो घर बर्बाद कर रही है, उस तरह की एक औरत थी शाह तुर्कान। अपने बेटे को लेकर के शासन चलाने लगी, और कंट्रोल किसका था? दरअसल में मां शाह तुर्कान का ही कंट्रोल था। कौन है? इल्तुतमिश की पत्नी है।
लेकिन इसकी इस योजना के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसी भी मुस्लिम प्रदेश की मुस्लिम साहित्य की या तुर्की साहित्य की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 माह तक गद्दी पर रही और इसी को बोलते हैं 1236 से लेकर के 1240 तक। ठीक है, क्या कहती है? जनता के बीच लाल कपड़े पहन करके गई और लाल कपड़े पहन करके जाकर के जनता से बोलती है कि शाह तुर्कान के अत्याचार के खिलाफ मैं खड़े होना चाहती हूं। मैं जनता से अपील करती हूं कि शाह तुर्कान से नियंत्रण लेकर के मेरे हाथों में सौंप दिया जाए। और इतना भावमयी लाल कपड़ों में पहन करके इसने लोगों से जो गुहार की, लोग द्रवित हो उठे और रजिया सुल्तान के पक्ष में आ गए। जनता ने हमला कर दिया किले पर और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। रुकनुद्दीन फिरोज भी भागा, इसको भी पकड़ के मार डाला। समझ रहे हैं? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी गद्दी पर आ गई। कौन आ गई? किसकी पुत्री है? डॉटर ऑफ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सन ऑफ, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश है, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। अब इसको नहीं बोलूंगा, ये सुंदर थी। अरे सच में सुंदर थी। तुम बोलोगे तुम्हें बड़ी पता सबकी कौन सुंदर थी और कौन सुंदर नहीं थी। तुम सबको सुंदर बताते हो, इल्तुतमिश सुंदर बता दिया। तो भैया इतिहास में ऐसा कहते हैं कि देखने वाले की नजर अच्छी होनी चाहिए, सब सुंदर है दुनिया में। चलो, तो रजिया सुल्तान गद्दी पर आई भैया। क्या बोला मैंने? तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका है। पहली महिला मुस्लिम शासिका, महिला भी थी और मुस्लिम थी, मुस्लिम शासिका गद्दी पर आ जाती है। 40 तुर्क मौजूद है, 40 अमीर तुर्क मौजूद हैं जिनका वर्चस्व है राज सिंहासन में, जो अपनी ताकत रखते हैं। इस समय वो लोग धन बल से भी काफी मजबूत हो चुके हैं। तो तुर्की इतिहास में इसके खिलाफ कौन थे? इसके खिलाफ वही 40 तुर्क हुए, वही 40 तुर्क जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक महिला आज गद्दी पर बैठी हुई है और हम 40 अमीर तुर्क सिर्फ इसके आदेशों का पालन करते हैं। वरना इतिहासकार लिखते हैं कि अगर रजिया सुल्तान एक लड़का होती तो इसका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता। ठीक है, कुशल थी अपने निर्णय क्षमता के ऊपर, कहते हैं बुद्धि की बड़ी तीव्र रजिया सुल्तान। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी है। ध्यान से समझेंगे, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका इसको आप कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, तो जब ये गद्दी पर आई तो इसके खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया? पहला विद्रोह, इसके खिलाफ पहला विद्रोह किया किसने? अल्तुनिया, भटिंडा का शासक। कौन है? अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया कहां था? अल्तुनिया भटिंडा, पंजाब में। अल्तुनिया ने किया। अब रजिया तो सोच रही है कि अल्तुनिया भी बहुत मजबूत 40 तुर्क अमीरों में से एक था, तुर्क चहलगानी का एक सदस्य था अल्तुनिया। तो इस अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया ने किया, रजिया को तो हरा दिया, रजिया को हराया, हार गई रजिया। ऐसा समझो रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया को हराया और याकूत खां को मार डाला। ओ तेरी, ये याकूत खां कौन है? याकूत खां को मार डाला। अब तो ठीक लिख रहा हूं, विभक्ति सब। उत्क्षिप्त डे, शुरुआत नहीं होती इससे कभी भी शब्द की, ऐसे ही पढ़ते हो ना, तो डाला में डे के नीचे बिंदी मत लगाना। अब ये याकूत खां दरअसल में कौन है? याकूत खां था भैया अमीर ए नाखूर। क्या बोलेंगे? अमीर ए आखूर, नाखूर बोल देता हूं बार बार, अमीर ए आखूर। समझो इसको, ये कौन आदमी आया, क्यों मार डाला इसको? ये याकूत खां है भैया प्रेमी ऑफ रजिया सुल्तान। प्रेमी समझते हो ना? ये कौन है? प्रेमी ऑफ रजिया सुल्तान। ये तो गोला ही गलत बनाया मैंने, इसके लिए तो दूसरा वाला बनना चाहिए। ये याकूत खां कौन है? ये है आपका प्रेमी ऑफ रजिया सुल्तान। अब ठीक है,
तो दरअसल में ये क्या था, इसके लिए सबसे ज्यादा नाखुश थे लोग। तो ये याकूत खां दरअसल में कौन है, रजिया का कौन था, अमीर ए आखूर। और मैंने बताया था अमीर ए आखूर क्या है, अमीर ए आखूर होती थी उपाधि। क्या होती थी, अमीर ए आखूर एक उपाधि होती थी जो अस्तबल का प्रमुख होता था। कहते थे रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जब घोड़े पर बैठती थी तो ये अमीर आखूर उसको पकड़ करके बिठाता था। तो लोगों को बड़ा बुरा लगा, एक निचले स्तर का आदमी एक दिल्ली मुस्लिम शासिका को ऐसे उठा करके बिठाता है, गोद में भर करके घोड़े पे बिठाता है, बताओ। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि ये गलत कथन था। रजिया लोगों के बीच में हमेशा हाथी पर गई, वह घोड़े पर बैठ करके कभी जनता के बीच में नहीं गई। तो कहने की बात है, इनके बारे में इनके संबंध बताए जाते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका थे। तो ये इस मिशन पर जो भटिंडा विद्रोह को दबाने गए तो याकूत खां साथ था और बेचारा याकूत खां मारा गया। बात ये है। चलो भाई अब आ जाओ। बचाना तो चाहता था, कहते हैं कि जब लास्ट में रजिया सुल्तान हार रही थी तो ये रजिया सुल्तान को लेकर के भागा था टोंक की तरफ, राजस्थान की तरफ, लेकिन पकड़ा गया, बेचारा मारा गया। रजिया सुल्तान भी कैद कर ली गई। रजिया सुल्तान को किसने कैद कर लिया, वो कैद कर लिया अल्तुनिया ने। इसने बोला हाँ भाई रजिया अब बता, बैठेगी गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे एक महिला बैठेगी। तो भैया बड़ी दिक्कत हुई। इसने इसको समझाया, कहते रजिया बड़ी तीव्र बुद्धि की थी। अतुल पाल किस धातु के थे, भैया नहीं पता मुझे किस धातु के थे, क्लास कर लो चुपचाप, धातु धातु मत करो। चलो आगे क्या बात आई, तो यहां ध्यान से देखो एक बार। अल्तुनिया और इनका आपस में डिस्पैच हो गया। इसने बोली अल्तुनिया से कि मैं और तुम शादी कर लेते हैं, तुम मेरा साथ दो तो हम दिल्ली की गद्दी को साथ मिलकर के संभालेंगे। तो ये अल्तुनिया बड़ा राजी हो जाता है, कहता है यार अभी तक तो अमीर हूँ, दिल्ली की गद्दी मिल रही है, साथ में रजिया, रजिया शादी करने को तैयार है, बताओ इससे अच्छा क्या होगा। दोनों शादी कर लेते हैं, रजिया और अल्तुनिया ये दोनों शादी कर लेते हैं और दिल्ली आकर के हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं दिल्ली आकर के। और दिल्ली पर इस समय कौन है, दिल्ली पर इस समय कौन है, ध्यान से देखेंगे। दोनों के दोनों वापस आए दिल्ली की गद्दी के लिए, लेकिन इन दोनों को मिलकर के किसने मारा, लिखो ये दोनों से मेरा मतलब है अल्तुनिया और रजिया बहराम शाह के द्वारा हरा दिए गए। वापस आई तो बहराम शाह का कंट्रोल हो चुका था, बहराम शाह के द्वारा हरा दिए गए। बेटा जो तुम छोटी छोटी बात पूछते हो ना, ये सर्च करना सीखो, सर्च करना सीखो, सर्च करना, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, नहीं तो आपके दिमाग में लाखों क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरे भी दिमाग में लाखों प्रश्न है जिनके उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहे। मैं रिसर्च में लगा हूं, मैं सोचता हूं कि कैसे उन तक पहुंचूं, नहीं पहुंच पा रहा, तब भी बहुत प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसा प्रयत्न आप भी करो, छोटी छोटी चीजें पूछो मत कमेंट सेक्शन में प्लीज। आई हैव ए रिक्वेस्ट टू यू मैन और वुमेन जो भी हो आप। चलो ये दोनों बहराम शाह के द्वारा हरा दिए गए, यानी गद्दी पर कौन आ गया, आपका बहराम शाह आ गया। और ये छोटी छोटी चीजें हैं रजिया के बारे में कि रजिया जब गद्दी पर जाने लगी तो उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, है ना। कुल्हा और पहनती थी, ठीक है। तो ये ध्यान से इंपोर्टेंट देख लेना, क्या पहनती थी रजिया, रजिया कुल्हा बोलते हैं, कुल्हा, रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ये कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में। चोगा धारण करती थी, क्या करती थी, धारण करती थी। ये क्या है जी, चोगा का मतलब क्या होता है, चोगा का मतलब होता है कि ब्लेजर समझ सकते हो आप, कुर्ता कह सकते हो इसको, कुर्ता टाइप कुछ, है ना, ऐसा लंबी सी ड्रेस पहनती थी। ब्लेजर समझो इसको। कुल्हा क्या थी, हैट लगाती थी, टोपी। पर्दा वर्दा प्रथा सब खत्म, पर्दा प्रथा को इसने छोड़ दिया था। तो बड़ी दमदार स्त्री हुई कि जो समय की जो प्रथा चल रही थी तो उस समय बहुत ज्यादा होगी कि इसको इसने छोड़ दिया, ठीक है। अब कौन आया गद्दी पर, बहराम शाह। इसके बाद में कंट्रोल किसको हो गया, क्योंकि इसको और अल्तुनिया को किसने हरा दिया, बहराम शाह ने। तो ई पर आ गए थे शायद हम। ई रजिया सुल्तान कौन से नंबर की शासिका हुई बताना जरा, गुलाम वंश में। सबसे पहले ऐबक, ऐबक के बाद में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में फिर रुकनुद्दीन फिरोज और फिर रजिया सुल्तान। तो अब आ गए हम किस पर, एफ पर।
रजिया सुल्तान के बाद में कौन आया आपका? बहराम शाह। बहराम शाह। और बहराम शाह कब, बहुत छोटा सा शासन रहा है 2 वर्षों का, अगर मैं बात करूं 1240 से 1242 तक, ठीक है। और बहराम शाह के समय ही, याद कर लेना, इल्तुतमिश के बाद में किसके समय पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था? मंगोलों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था? बहराम शाह के समय पर हुआ था। 2 वर्ष का इसका शासनकाल है। इसके बाद में आपका आया मसूद शाह। कौन आया? मसूद शाह आया। और मसूद शाह रहा आपका 4 वर्ष तक शासक, 1242 से लेकर के 1246 तक। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद है। कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद अच्छा शासक था, सीधा शासक था बेचारा, शांत एवं सीधा आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जब नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर आया तो ध्यान से देखना कितने वर्षों तक रहता है, 20 वर्ष तक गद्दी पर रह गया। तो एक बड़ा शासनकाल है इसका, छोटा नहीं है। 1246 से लेकर के 1266 तक, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टोपी सीकर अपना जीवन काटता था। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? अपना जीवन इसने टोपी सी करके काट दिया। यानी जो टोपी होती है ना सिर पर लगाने वाली, इन टोपियों को बुनता था और बेचता था, और जो खर्चा आता था उसी को इस्तेमाल करता था अपने जीवन में। टोपी सीकर जीवन, काटा मत लिखना, व्यतीत लिख लेना। टोपी सीकर जीवन व्यतीत किया, बिताया, जीवन व्यतीत किया, वो कौन शासक है? वो है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। कुरान की प्रतिमाएं लिखता था हमेशा, और इसी को बोलते हैं, ये जो है वजीर बना था। क्या बना था? वजीर। तो जो इसका वजीर था, ये वजीर नहीं, इसने जो वजीर बनाया अपना, वजीर बलबन को बनाया। तो बलबन जो शासक बना, बलबन शासक बनने से पहले कौन था? वजीर था। किसका वजीर था? नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। और इसी को बोलते थे हम वजीर को, एक पद होता था ये, नायब ए मुमलिकात। क्या बोलोगे? नायब ए मुमलिकात कौन था? तो नायब ए मुमलिकात था आपका बलबन, ठीक है। बलबन किसका वजीर था? बोलेंगे नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, मैंने बताया तो था आपको कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आपका ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया। ये बात मैंने आपको वहीं बताई थी। अभी भी नहीं लिखी है इल्तुतमिश में, तो अभी भी लिख लो। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का श्रेय दिया जाता है। नहीं लिखा है जिन बच्चों ने, लिख लो। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था। चलो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? इतनी बात में तो टोपी सी करके अपना जीवन जिया। वजीर इसका कौन था? बलबन को बनाया। और इसके बारे में मतलब बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। और बलबन जो ये कौन था? ये दरअसल में बलबन का दामाद था। बलबन इसका ससुर है, ये समझो आप। बलबन का दामाद था, यानी बलबन ने अपनी बेटी की शादी की थी इससे। और बलबन का जो है ना, बलबन जो ये व्यक्ति है, इसका मैंने अभी बताया आपको किस पद पर पहुंच चुका है? वजीर बन चुका है। और बलबन का जीवन एक दास से शुरू हुआ। उसने पदोन्नति, ऐसा समझो कि जैसे प्रमोशन नहीं होता रहता, तो बलबन आज से नहीं है। बलबन, मैंने क्या बोला अब बताओ? मैंने कहा था ना, मैं पूछूंगा, बलबन को किस अभियान में खरीदा था और किसने खरीदा था? बोलो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो ये जो बलबन है, ये उस समय से साम्राज्य में है, 1232 से, है ना। और अभी कौन सा वर्ष आ चुका है? 1266 तक। गद्दी नहीं है, प्रमोशन हो रहे हैं। लेकिन 1246 के समय पर दरअसल में चांसेस थे बलबन बन सकता था सुल्तान, लेकिन बलबन ने ऐसे आदमी को चुना, इसकी क्षमता बढ़ चुकी थी, एक ऐसे आदमी को चुना जो उसका अपना हो। तो अपने किसको चुनता? अपने पहने को चुन लिया। पहने मतलब लड़की का पति है, दामाद को ही चुन लिया। और लेकिन कंट्रोल कौन देख रहा था? कंट्रोल, वास्तविक कंट्रोल आ चुका था बलबन के हाथ में, क्योंकि इसके सारे निर्णय कौन देख रहा था? बलबन। वजीर था इसका बलबन। तो यहां फिर आपका आता है बलबन, आई पर बलबन। तो बलबन गुलाम वंश का कौन से नंबर का शासक है बोलेंगे? तो 1266 से 87 तक रहा है। दोहरे चरित्र का व्यक्ति इसको कहा गया है। दोहरे चरित्र का क्यों? इसके 2 तरह के व्यवहार देखने को मिलते हैं।
एक तो कहीं ये बहुत उदार दिखाई देता है और कहीं ये बहुत घातक, बहुत खतरनाक दिखाई देता है। इसकी कहता हूं ना मैं आपसे, इसका जो दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार के बराबर में इसका मकबरा है दिल्ली में, इसके मकबरे पर शाम को ताला डाल दिया जाता है। भैया मनाही है अंदर जाने में, कि बाबर के मकबरे पर कोई नहीं जाएगा, अगर जाओगे तो बाबर कहते कि आ जाता बाबर वहां, ऐसा पकड़ के ऐसे हिला देता बाबर, है ना, समझ रहे हो। तो मतलब कहते हैं कि बाबर की जो आत्मा, जैसे अश्वत्थामा के बारे में चार ऐसे कहते हैं, इसकी बलबन, सॉरी बाबर कह रहा हूँ, बलबन की आत्मा भटकती रहती है और लड़कियों की गुद्दी पकड़ लेता है, यहाँ से गर्दन पकड़ लेता है, जो लड़कियां पढ़ती नहीं है उनकी, बलबन रात को भी आ जाता है। चलो इसके बारे में बताएंगे सारी चीजें, इसकी राजस्व व्यवस्था से लेकर के सब कुछ। तो बलबन कौन है, ये कौन, मैंने आपको बताया इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने कब खरीदा था इसको, 1232 के ग्वालियर अभियान में, इल्तुतमिश का गुलाम था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। इल्तुतमिश का गुलाम था, बहुत बढ़िया। देखो ऐबक बता रहे हैं कुछ बच्चे, कह रहे ऐबक ने खरीदा था इसको ग्वालियर में, पर ऐबक था 1232 में, काका कुछ भी लिखते हो। इल्तुतमिश का गुलाम था, और मैंने इसको बोला कि ये दरअसल में जो तुर्क ए चहलगानी थी, तुर्क ए चहलगानी, भाई तुर्क ए चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाई थी, उसी तुर्क ए चहलगानी में ये भी शामिल हो गया था, ये भी एक व्यक्ति था, तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। अब दिक्कत ये आई कि इसने खुद को इतना सर्वश्रेष्ठ कैसे बना लिया कि उन 40 अमीरों में से ये शासक बन गया। तो इसने बोला, ओए सुनो, 40 के 40 सारे सुनो, तुम सारे मुझसे बहुत नीचे हो। उन्होंने पूछी, बाबूजी कैसे हैं भाई नीचे, तू भी तुर्क हम भी तुर्क, तू भी 40 में हम भी 40 में, तू ऊपर कैसे है भाई। इसने कहा मैं हूं जिल्ले इलाही, मतलब खुद को अल्लाह ही बना लिया इसने, ऐसे समझो। इसने कहा तुम तो छोटे मोटे प्यादे हो, मैं जिल्ले इलाही हूं, तो खुद को जिल्ले इलाही कहा था इसने। बोला मैं यूं ईश्वर का सीधा दूत, अल्लाह का सीधा दूत मैं ही हूं, खुद को जिल्ले इलाही कहा इसने। बोला भाई मेरे आदेश चलेंगे अब सारे, अब तुम्हारा कुछ नहीं। खुद को जिल्ले इलाही किस सम्राट ने बताया था, कह दिया इसने खुद को जिल्ले इलाही। और बलबन, अब देखो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी इसके बारे में, ध्यान से सुनते चलना, पहले फैक्ट वाइज लिख लेते हैं तब सुनाता हूं स्टोरी। तो खुद को जिल्ले ही इलाही किसने बताया, गुलाम वंश का कौन सा शासक है, वो है आपका बलबन, ठीक है। अब बलबन के सामने कुछ समस्याएं थी, देखो ध्यान से समझना। पहली समस्या थी, लिखना ये लिखो, इसने लोहो, अपने साम्राज्य के लिए इसने लोह व रक्त की नीति अपनाई, लोह व रक्त की नीति अपनाई। ये लोह व रक्त की नीति इसने क्यों अपनाई थी दरअसल में, देखो ये क्या है, किसके खिलाफ अपनाई थी। तो ये वाला भारत का जो क्षेत्र है, यहां अपने बेटे को इसने अपॉइंट कर दिया था, अपने बड़े बेटे को, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। इसने बोला था कि भाई ये जो सारा मेवातियों का क्षेत्र है, ये लूटपाट वाला क्षेत्र है, पहले मुझे जनता के साथ है। भाई जीटी रोड पुराना जीटी रोड था, है ना, आप कहोगे जी पुराने जीटी रोड का निर्माण तो शेरशाह सूरी ने करवाया, इसके बाद में बच्चे पहले से था, मौर्य साम्राज्य से था, उत्तरापथ के नाम से। तो ये दिल्ली से जो निकल के जाती थी रोड आपकी इधर बंगाल कलकत्ता को जोड़ती हुई, ये जीटी रोड मौर्य साम्राज्य से था, इसको पक्का करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो क्या बोलते हैं कि उस मार्ग पर इतनी लूटपाट, इतने लुटेरे थे, तो इसने बोला भाई ये लूटपाट खत्म करो। और ये लूटपाट कौन करते थे, मेवाती करते थे, मेवाती। तो याद रख लेना, ये जो लोह एवं रक्त नीति की इसने कराई थी मेवातियों के खिलाफ, पुलिस चौकी वगैरह बनवाई इसने, और बोला कि जो भी लूटपाट करता मिले उसके हाथ और पैर काट दिए जाए। तो इतना कठोर इसने, मतलब पहला ये निर्णय लिया गया, ठीक है, पहला इसका निर्णय है, याद रख लेना। चलो भाई, अब इसकी बात कर लेता हूं थोड़ी से, इसके पद कौन कौन से रहे हैं। इसके पदों की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पद इसका रहा है आपका खासदार का। अभी समझना, कहीं एक ब्रैकेट बना के साइड में लिखना, खासदार पद। खासदार के बाद में ये हुआ आपका अमीर शिकार, क्या बोलोगे, अमीर ए शिकार हो गया। अमीर ए शिकार के बाद में इसके पास जो तीसरा पद आया वो आया, बोल सकते हैं अमीर ए आखूर का, मतलब अस्तबल का प्रमुख, अमीर ए आखूर हुआ था ये, अमीर ए आखूर। और अमीर ए आखूर के बाद में ये बन गया था नायब, नायब यानी कि वजीर, जो भी बताया था मैंने आपको।
तो दरअसल में खासदार का पद, खासदार बोलते हैं अंगरक्षक को, बॉडीगार्ड को, अंगरक्षक को। तो अंगरक्षक ये किसका था पहले? इल्तुतमिश। बड़ी मजबूत कदकाठी का और बड़ा छोटा सा था। गोबर उठाने का काम मिला था इनको शुरुआत में। तो चलो भाई, घोड़ों की जो लीद है इसे उठाए कर, घोड़ों की लीद को उठाए कर, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर ये इतना मजबूत था, घोड़े की लीद उठाने गया एक दिन और घोड़े को उठा करके रख दिया साइड में। अरे भैया क्या कर रहा, गोबर उठाने के ये घोड़े उठा उठा के रख रहा है। बहुत ताकतवर, छोटा सा आदमी और हद से ज्यादा ताकतवर। तो अंगरक्षक बन गया था किसका? खासदार बन गया था किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का अंगरक्षक। इसके बाद में इसको बोला गया अमीर ए शिकार का पद मिला, और अमीर शिकार और अमीर नाखुर ये हो गया था बहराम शाह के पद में। जब बहराम शाह गद्दी पर था तब उसने इसकी प्रोन्नति कर दी इसके काम को देखते हुए, ठीक है। नायब मैंने बताया ये महमूद के समय पर हुआ था। किसके समय पर? महमूद के समय पर ये नायब हो गया। तो ये इसके पद हैं। और जब अब तो आप समझ रहे हो भैया तरक्की करके पहुंचा है, मजबूत पद रहे हैं, सेना में और प्रशासन में भागीदारी रही है। तो क्या बोला? लौह एवं रक्त नीति का पालन करना होगा। किसके खिलाफ? मुझे लूटपाट नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी कोई भी लूटपाट नहीं होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ उपाधि। उपाधि के नाम पर आते हैं। उपाधियों में एक तो आता है इसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम आता है। इसका सच का नाम क्या है? सच का नाम था इसका बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। और उपाधि इसकी एक है उलूग खां, उलूग खां, जो इसके दामाद ने दी थी। किसने? महमूद ने। दामाद कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। तो उलूग खां, ठीक है, इसकी उपाधि है। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगर बात करते हैं इसी की तो वो व्यक्ति जो जिसने इसको बेचा था इल्तुतमिश को, तो उसका नाम था जलालुद्दीन बसरी। जलालुद्दीन बसरी जिसने इसको बेचा था, यानी खरीदा किसने था? इल्तुतमिश ने। यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बलबन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। अब बात आती है बलबन के सामने आई समस्या, तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया? कहते हैं कि बलबन ने धीरे कर करके इन बाकी के सारे तुर्क सरदारों की हत्या करवा दी, को नष्ट कर दिया। तुर्क चहलानी बनाई किसने थी? इल्तुतमिश ने। उसने तो बनाई थी कि ये 40 लोग बड़े ताकतवर लोग हैं, कहीं ये मेरा विरोध ना कर दे, इनको साथ रखना चाहिए। बलबन ने सोचा इनको खत्म ही कर दूं। तो बलबन ने इन 40 अमीरों को खत्म करवा दिया था, किसी को जहर दे करके किसी की हत्या करवा दी, ठीक है। क्या बोलेंगे? तुर्क ए चहलगानी को इसने नष्ट कर दिया। आगे क्या आता है? सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। कौन सी प्रथा चलाई थी? सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। सिजदा का मतलब क्या था? ऐसे मैं झुककर आपको सलाम करता हूं, जैसे मैं आपको कर दूं। सिजदा क्या था? झुकना इसके सामने। बड़े मजेदार किस्से आएंगे बलबन के, अभी बताऊंगा। पैबोस, पैबोस का क्या था? पैर चूमना, छूना, पैर चूमना। इससे इसका बेटा भी इतना डरेगा इसकी इस प्रथा से। इसका एक बेटा बुगरा खां इतना डरेगा कि वो अपने बेटे के पैर चूम लेगा। इतना डर ये बना देगा शासन में। कैसे इसने डर कायम किया था भैया? मैंने बताया एकदम कठिनता से अपने निर्णय लेता था, लोहे एवं रक्त रीति का पालन किया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा कोई पूछे किसने चलाई, तो हमेशा आंसर होना चाहिए बलबन ने चलाई थी। और नौरोज उत्सव किसने चलाया था? नौरोज उत्सव, ठीक है, ईरानियों का, पारसियों का त्योहार है। नौरोज उत्सव चलाया। कितने दिन चलता था? 19 दिन चलता था। और ये इसने क्यों चलाया भैया नौरोज उत्सव? ईरान का इसने क्यों चलाया था? क्योंकि ये खुद को ईरानियों का वंशज मानता था। ईरान का वंशज कहता था खुद को, ईरान का वंशज कहता था, ईरानी कहता था खुद को, ठीक है। सिजदा और पैबोस प्रथा इसी के द्वारा चलाई गई। कोई दिक्कत इस बात में? यहां तक की बात हम बोलेंगे। एक ईरानी त्योहार है, पद्धति नहीं है बच्चे, यह एक ईरानी त्योहार है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बलबन के बारे में आगे, ठीक है। 21 मार्च, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही पढ़ता है वो, 21-22 को भी पढ़ जाता है, ऐसा नहीं 21 को ही पढ़ेगा।
कुतुब मीनार किसके नाम पर बनी है भैया? बख्तियार खाकी के नाम पर बनी है। बख्तियार काकी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। बच्चा मैंने पिछली क्लास में जब बताया ना कि बख्तियार काकी के शिष्य थे, वहीं बोला मेरी लाडो गुड़िया, आपने सुना नहीं शायद, सुने करो बच्चा। कुछ बात ऐसे नहीं है एक एक अक्षर लिखवाया जाता, कुछ बात आप भी लिख लिया करो छोटी छोटी, कोई दिक्कत? अगली बात पर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके समय 1279 में हुआ, 1279 में बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह, देखो मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बलबन है ये अपनी शासन से कभी भी बाहर नहीं गया, अपनी सीमाओं से दिल्ली में बैठता था, दिल्ली से बाहर कभी गया ही नहीं। एक बार गया पूरा लाव लश्कर लेकर के, जब ये बंगाल में विद्रोह हो गया। कहां? बंगाल का विद्रोह। और बंगाल के विद्रोह को समझे थोड़ा सा, तो बंगाल का विद्रोह कैसे हुआ? दरअसल में यहां दिल्ली पर यह सम्राट था ही भैया आपका, दिल्ली पर तो था ही, तो यहां पड़ता था बंगाल। तो बंगाल क्या था? बंगाल दिल्ली से दूर था, ठीक है। और यहां बीच में एक था आपका फैजाबाद, ये यूपी का जो अवध वाला क्षेत्र है, अयोध्या आप कह सकते हैं, ठीक है, अवध, अवध और आपका बंगाल। तो ये दूर है दिल्ली से या नहीं है? दूर है। तो यहां के जो शासक होते थे ये हमेशा सोचते थे खुद को हम स्वतंत्र कर ले। तो यहां एक इख्तेदार था, इख्तेदार का मतलब है कंट्रोल तो बलबन का ही था, दिल्ली के अधीन ही थे, लेकिन इनको यहां शासन दे रखा था क्योंकि दूर है भी आप इसको हैंडल करेंगे, इनको बोलते थे इख्तेदार। तो बंगाल में इख्तेदार था आपका तुगरिल खां। कौन था बंगाल में? तुगरिल खां। और अवध में कौन था आपका? जो ये अवध क्षेत्र है इसमें था अमीन खां, अमीन खां, ठीक है। अब ये चाल चल देता है, किसकी चालाकी रही? ये कहता है जो ये तुगरिल खां है, इसने बोला कि मैं अब दिल्ली के अधीन नहीं हूं, मैं नहीं मानता दिल्ली की कोई भी बात। क्या बलबन कहता है मुझे कुछ पता नहीं है। बलबन को यह बात पता चली भैया यहां बलबन है दिल्ली में, बलबन को पता चली कि भाई फालतू बोल रहा है तुगरिल खां है। इसने कही ये भी इनके दिल्ली के अधीन इख्तेदार है अमीन खां, इन्होंने बोला अमीन खां जाओ इसको समझा करके आओ कि बलबन क्या है, बलबन क्या चीज है और बलबन के बारे में कैसे शब्द इसके होने चाहिए। इसमें कहे जी अभी तुमने बड़ी चिंता करी, शार्प शूटर समझो इसे एक तरीके का। ये अमीन खां गया दादा बन के, ऐसा होता ना अंडरवर्ल्ड का हाथ है इसके ऊपर, बलबन का हाथ है। इसने कही हाँ भाई तुगरिल खां क्या कह रहा हो तू मालिक के लिए? तुगरिल खान दिया इसमें चांटा मिला के अमीन खां में, ये धो दिया मतलब कुल मिला करके, भाग करके आया वापस। इसने कही जी मेरे बस की नहीं है, कट्टा पट्टा लेके बैठा हो तो गोली चला दी मेरे जाते ही, मैं क्या बात करता उससे, तो ऐसा समझो ऐसी स्थिति होगी इसके साथ। तो कहते हैं अमीन खां जैसे ही मतलब इससे बातचीत करने के लिए जा रहा था, तुगरिल खां ने इस पर आक्रमण कर दिया उल्टा। तो अमीन खां को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ेगी। तो अच्छा जी इधर कौन है? बलबन ने कहा अच्छा भाई तो तुझे तो वैसे ही दे रखा हमने फिर अवध, भाई जब तू उल्टा भागी आया तो तेरा क्या काम है? तो अवध का जो गेट था, कहते हैं अवध के इस गेट पर अमीन खां को, अमीन खां को इसने जिंदा लटकवा दिया था, मतलब उल्टा, और मार दिया यहीं अमीन खां को अवध के गेट पर। और पूरे लाव लश्कर को लेकर के बंगाल, तुगरिल खां को पता थी, तुगरिल खां तो ये सोचता था बलबन दिल्ली की सीमाओं से बाहर आएगा ही नहीं। अब तुगरिल खां की हवा खराब, उसने सोची बेटा अब गया तो, कहते हैं जासूसों की मदद से, यहां एक शब्द आता जासूसों की मदद से। तो दरअसल में बलबन का एक विभाग था, ठीक है, बलबन, बलबन के दो विभाग थे, देखना एक अभी बताऊंगा वापस में। एक तो बलबन का सैन्य विभाग था, देखो सेना की शुरुआत तो कर ली थी इल्तुतमिश ने, लेकिन सैन्य विभाग पहली बार किसी ने, सेना के लिए डिपार्टमेंट अगर किसी ने बनवाया तो वो था दीवान ए अर्ज। और दीवान ए अर्ज किसने बनवाया था? वो बनवाया था बलबन ने, ठीक है भैया जी। दीवान ए अर्ज एक बनवाया था इसने गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग में याद रख लेना, इस गुप्तचर विभाग का जो हेड था, प्रमुख था, उसको बोलते थे बरीद। बरीद का पद था, क्या था? बरीद का पद था। कोई दिक्कत? चलो भाई
अब आगी बात तुगरिल खां की मौत की, तो तुगरिल खां गायब हो गया। बरीद विभाग, बरीद जो था और इसके साथ में गुप्तचर विभाग के लोगों की मदद से इसको ढूंढा गया तुगरिल खां को। तुगरिल खां को भैया पकड़ा जब, तुगरिल खां को जब पकड़ा तो तुगरिल खां की खाल उतरवाई। बलबन ने तुगरिल खां से बोला इसकी खाल उतार लो सारी, और तुगरिल खां की भैया बैठ करके बीच बाजार में खाल उतारी गई, और तुगरिल खां के जो सहयोगी थे उनकी खाल उतारी गई, और इनके अंदर भूसा भरा गया। जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है ना, तो उसका बना देते हैं खलबच्चा, ताकि भैंस को ये भ्रम रहे कि ये तो मेरा ही बच्चा है। उसमें भूस भर देते हैं मरे हुए बच्चे खाल में, तो भैंस अपने दूध वूध देती रहती है फिर। तो ये तुगरिल खां की खाल में भूस भर दिया भैया, चाहे ठीक है, मार करके इसके सहयोगी, और बीच बंगाल की गलियों में लेकर के टहल रहा है बलबन, और साथ में चल रहा है बलबन के साथ में यहां है इसका पुत्र। बलबन का पुत्र कौन था? बलबन का पुत्र था बुगरा खां। बुगरा खां से कह रहा है कि भाई जो बंगाल की इक्तेदारी है वो सिर्फ दिल्ली के अधीन चलेगी, और बंगाल अगर ये चाहता है कि उसकी इक्तेदारी दिल्ली से अलग हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। बुगरा खां मतलब मैसेज देना चाह रहा था बुगरा खां को। भविष्य में ऐसा होता था ना, बगावत कर देते, तो भैया बुगरा खां डर रहा है बैठ के। बुगरा खां की हवा खराब है। बुगरा खां ये सोच रहा है कि यार अब मैं यहां से पहले, मुझे बंगाल का विद्रोही गलत आया हूं मैं, इसमें कैसे ही करके मैं वापस जाऊं, और मुझे नहीं बैठना भैया इस गद्दी पद्दी पे। ये तो बलबन है, पता नहीं इसे क्या बुरा लग जाए कल को, है? तो समझ रहे हो? तो बलबन का पुत्र जो बुगरा खां है, ये इस विद्रोह में इसके साथ था, याद रख लेना। और ये जो चमड़ी भरवाई थी ना, ये जो दक्षिणी बंगाल था, इसकी राजधानी हुआ करती थी लखनौती के बाजार में घुमाया था इसको तुगरिल खां की खाल में भुस भर के। कर विद्रोह बेटा। तुगरिल खां भी हवा में आ रहा था। बताओ क्या हुआ? कहते नहीं ज्यादा बड़ी ताकत से हिसाब किताब से टकराना चाहिए। ऐसा नहीं है मुंह उठा के बैठ जाओ कुछ भी। जीभ में कहते नहीं, जीभ में हड्डी नहीं होती। तुगरिल खां को वही नुकसान हुआ भैया। चलो, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? ये बरीद हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। और ये जो बंगाल विद्रोह हुआ है 1279 में हुआ था। मैंने बताया इसके लिए पहली बार बलबन कहाँ गया? दिल्ली से बाहर गया। अब आ जाते हैं इसके न्याय विभाग के लिए। न्याय विभाग की स्थापना की। न्याय विभाग की स्थापना की, और इसने बोला देखो इसका दोहरा व्यवहार कैसे होता है। दोहरा व्यवहार कहते हैं कि बलबन का एक स्टेटमेंट तो ये था कि जब मैं किसी निचली जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ मेरी तलवार पर चले जाते हैं। मतलब उसके अंदर एक जुनून था। जुनून कैसा? ऐसा जुनून नहीं पॉजिटिव, वो चिढ़ता था लोगों से। वहीं एक तरफ जो बर्नी ने बताया, मैं बोलता हूं ना बार बार बर्नी, तो बर्नी की पुस्तक है, जो ये बर्नी इतिहासकार है, इस बर्नी की बुक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही। उसमें लिखा है इसने सब कुछ। तारीख ए फिरोज शाही, जिसका हिंदी रूपांतरण भी है तारीख ए फिरोज शाही। चलो, अब इंपॉर्टेंट बात है भैया कि तारीख ए फिरोज शाही जो ये था, इसमें इसने बोला एक तरफ तो बलबन ये कहता है कि मैं निम्न वर्ग को देख करके मेरा अंदर का खून खौलाता है, और एक तरफ बलबन ये कहता है कि लोगों की मदद करो। उसने न्याय विभाग बनवाया। इसको बोलते हैं बलबन का दोहरा चरित्र। और मैंने बताया ना, बलबन अपने जीवन से इस तरह प्रताड़ित रहा कि गोबर उठाने से लेकर के इसने इतना लंबा संघर्ष किया। इतने लंबे संघर्ष में इसने जो जलालत झेली अपने जीवन में, अपनी कदकाठी को लेकर के, कहते हैं बड़ा क्रूप था, शकल का बड़ा गंदा था, छोटा सा था, तो लोग इसके ऊपर हंसे। तो ये जब कहते हैं कि सुबह के टाइम जब ये सिंहासन पर आता था तो इसकी आंखें लाल, उनमें खून उतरता हुआ आता था, और जनता ऐसे पड़ी रहती इसके चरणों में, सिजदा पैबोस सब चलता रहता। और रात को बलबन जब अपने कमरे में होता तो बलबन रोता था। आवाज सुनती है तो उस समय के लेखकों ने लिखा है कि यह सूचना मिलती है कि बलबन रात को अपने कमरे में रोता था। तो इस बात के लिए रोता होगा कि उसके साथ जो प्रताड़ना उसके जीवन में हुई, उसके रंग रूप को लेकर के या उसकी लंबाई कद काठी को लेकर के हुआ होगा, तो उसको कुछ दुख होगा, वो मनाता होगा अपने उस दुख को। चलो भाई, तो न्याय विभाग की स्थापना की इसने, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और यहां याद रख लेना, मैंने 1279 बताया ना, 1279 में ही
मंगोल आक्रमण 2 हुए इसके समय भी। मंगोल आक्रमण बलबन के समय भी हुए हैं, और मंगोल आक्रमण कब कब हुए? एक तो हुआ 1279 में और एक हुआ 1285 में, ठीक है। अब एक बात बोलो, ये जो बलबन का बेटा है बुगरा खां, ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, ग्रुप डी तो आपका वो भी करवाना चाह रहा, ये तो थोड़े दिन में एक मेंढक चाल भी लेके आने वाले हैं ग्रुप डी वाले। ये बच्चों से ये कह रहे हैं कि ऐसा लोट लोट के पूरी जिंदगी में अगले 3-4 साल 2024-2025 तक जो लोट लोट के चल देगा ना पूरी जिंदगी, खाना भी सब कुछ, अपने रोज का काम भी, खाना बनाना भी, जो ऐसा लोट लोट के करेगा तो उसको ग्रुप डी में नौकरी मिलेगी। फिर लास्ट में कछुआ दौड़ होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां आ जाओ, अब इसको ब्लॉक कर दो, जो ये कह रहा है सौरभ बस करो। भैया मैंने क्या पढ़ाया? थोड़ा सा पढ़ाया, अभी तो क्लास का ही टाइम हुआ है। इसको ब्लॉक कर दो, इसको कोर्स डिसेबल कर दो। क्या नाम है इसका? जिसको पढ़ना नहीं है बस करो इसका। बरीद उर्दू भाषा का शब्द है, हाँ इसको खत्म कर दो, इसका बिल्कुल कोर्स वोर्स सब कुछ। और भी कोई ऐसा जो टाइम वाइम के लिए बोल रहा हो? इनके कमेंट नहीं दिखने चाहिए मुझे किसी के, चाहे 100, 50, 200, 400। जो ना पढ़ने वाले उनको हटाओ सबको, पढ़ने वाले रुके रहेंगे। 10 बच्चे हों तो बड़ी खुशी की बात होगी, 10 बच्चे हैं जी, ठीक है। मंगोल आक्रमण हुए 1279 से 1285, 1279 से 1285। अब इसके बाद में बलबन के इस बाद में कौन आया आपका गद्दी पर? आ जाता कैकुबाद, जे कैकुबाद आई था ना बलबन, आई था क्या था बताना कमेंट सेक्शन में जरा। कैकुबाद, कभी क्रम मैंने गलत कर दिया हो तो कैकुबाद कौन है? ये बलबन का पोता है। बुगरा खान ने तो गद्दी पर बैठने से ही मना कर दिया, उधर बोला मैं नहीं बैठ रहा गद्दी वद्दी पे, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, गद्दी क्या होती है जी, मुझे कोई मतलब नहीं है। कैकुबाद, और कैकुबाद इसने क्या किया था? किलोखरी का किला बनवाया था दिल्ली में, याद रख लेना। किलोखरी का किला किसने बनवाया? इसके बारे में यही इसकी एक इंपॉर्टेंस है, किलोखरी किला बनवाया, क्योंकि खिलजी वंश के शासन में जलालुद्दीन खिलजी का क्या होगा इसमें? चलो बलबन का पोता था। और कैकुबाद में के सॉरी, फिर आया आपका कैमुर्स। कैमुर्स ये कौन है? ये था अंतिम शासक। कौन है? अंतिम शासक था। किसका? अंतिम शासक था आपका, किसका बोलेंगे? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? वो कैमुर्स था। चलो भाई, अब वो यहां मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या बात मैं बता रहा था आपको? सॉरी, मैं इसके बारे में कुछ बता रहा था, क्या बोला था मैंने? बलबन, बलबन का पोता किलोखरी, एक नाम भूल रहा हूं मैं, आ जाएगा याद अभी। अरे ठीक है, टाइम से ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा तो मैं एंड कर रहा हूँ मैं, रुको तो सही 1 मिनट, एक चीज याद कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही अभी। बलबन के बेटे का नाम भूल रहा हूँ मैं दरअसल में, किसी को पता हो तो बताओ। बलबन के बेटे का नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि उसके दरबार में ही शुरुआत में रहना शुरू किया था आपका, क्या नाम है, बलबन के बेटे, मतलब जो बड़ा बेटा था जिसने को इसने मेवातियों की सुरक्षा की भी गारंटी दी थी कि मेवातियों के आक्रमण से इसको बचाना है, तो उसके बड़े बेटे के दरबार में ही आपका अमीर खुसरो रहा, हसन देलवी जैसे लोग रहे हैं। तो ये बात मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी। नहीं, बुगरा खां तो छोटा बेटा है इसका, बुगरा खां तो इसका छोटा बेटा था, इससे बड़ा भाई था इसका एक, है भाई किसी का? हाँ, बलबन की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है एक बच्चे ने। हिस्ट्री पढ़ने में सर जी बहुत मजा आ रहा है। सर जी आप बहुत सख्त हो। अरे सख्त नहीं हूं मैं, अब तो तुम ऑनलाइन हो थोड़े से, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं सख्त वक्त, तुम काश ऑफलाइन होते, अब तो ऑफलाइन हम लोगों ने बंद कर दिया, ऑफलाइन होते तुम कान भी नहीं हिला सकते थे, होठ खोलना तो दूर की बात है। हाँ, इसका भैया अंतिम जो है, अंत क्या बोल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान को अंतिम अंतिम हिंदू शासक क्यों कहा जाता है?
क्यों कहा जाता है? अवधेश पूछ रहे हैं ही नहीं वो अंतिम हिंदू शासक। अंतिम हिंदू शासक होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हारेगा 1556 में। अकबर हराएंगे उसको दिल्ली पर, क्योंकि वो कंट्रोल ले लेगा दिल्ली पर। हेमू अंतिम हिंदू सम्राट है। हेमचंद्र विक्रमादित्य 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में। क्यों कहा जाता है? एक तो गलत प्रश्न पूछ रहे हो और प्लस में उसको बना रहे हो, तो वो गलत मिथ है, पृथ्वीराज चौहान नहीं है। चलो भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य अंतिम सफल हिंदू सम्राट आप कह सकते हैं। भारत के क्षेत्र पर अंतिम हिंदू सफल सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। हबीबुल्ला कौन है? हबीबुल्ला एक इतिहासकार है जिसने इसका नाम दिया इलबरी वंश, तुर्क वंश, जो ये गुलाम वंश था, इलबरी वंश था, दास वंश था, इसको उसने ममलूक वंश कहा। ममलूक वंश। बुगरा खान नहीं बच्चा, बुगरा खान, अरे नहीं यार, बुगरा खान इसका छोटा बेटा है, एक और बेटा है। सर आप रियली में बहुत अच्छा समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर इतनी मेहनत से क्यों टीचिंग करते हो? दिल करता है बच्चे पढ़ाने का ऐसे ही। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए। हाँ बिल्कुल हराया था अंजलि पांडे जी। रिकॉर्डेड क्लास देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे चाहें। डाउट लिखें, किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट से आप लोग अपने डाउट लिखें। बच्चे बुगरा खा इसका छोटा बेटा है, एक बेटा और था इसका, मैं ये याद नहीं आ रहा, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तुगरिल खां तो ये बंगाल विद्रोह के समय गया, ठीक है। रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट। चलो कल ही बताता हूँ मैं आपको, अब ध्यान आ ही नहीं रहा मेरे को ना, जब आ जाएगा तब बताते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है। बस ये है कि वहाँ अबुल जो आपका अमीर खुसरो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा खिलजी वंश आ जाएगा, और कोशिश करेंगे किसी दिन ऐसा एक अच्छा थम्स अप करके ये बताओ, एक क्लास मुगल काल की तो पढ़ सकते हो, मतलब पूरा एक मुगल काल, जिसको हम बाबर से शुरू करके बहादुर शाह जफर द्वितीय तक पढ़े, एक क्लास कर सकते हैं किसी दिन, लगा लें टाइम मिल जाए तो, बोलो सच सच बताना। नहीं नहीं, गलत नाम लिख रहे हो यार तुम, शहजादा लिख रहे हो नाम, नहीं कुछ भी नाम नहीं है इसमें से। हम्म। चलो अब तुम ढूंढ लेना नाम, जो तुम नाम लिख रहे हो उसमें से कुछ भी नहीं है। दरअसल में मैं नाम नहीं भूलो, मेरे कहने का उद्देश्य कुछ और है, आप लोग रिसर्च करना, उस बात को समझो मेरी को, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग गहन अध्ययन कर पाए, तो उस चीज़ को करें आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं आपका क्लास में नेक्स्ट, इतना अच्छे से पढ़ते रहे, और शाम को 3 बजे यूट्यूब पर जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होता है भैया जरूर करो, सभी बच्चे करो, चाहे ग्रुप डी वाले हैं, चाहे आपका बात करें लेखपाल के हैं, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे तो देखते ही हैं, है ना।